नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने साइंस की वीडियो में, कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाई थी और आज वो साइंस की वीडियो लाए हैं। तो आज हम न्यूटन की गति का नियम देखने वाले हैं। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। अदरवाइज आप जीएस वाणी हमारी चैनल का नाम सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आप तक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। आपको अगर लग रहा है कि इसमें साइंस को एक आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको लग रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, तो निस्संदेह आप इसको जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए और कई बार सुनने की कोशिश करिए। इसमें हम उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा में सामान्यतया पूछे गए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर हम आपको अब न्यूटन की गति के नियम के बारे में बताने वाले हैं। गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। देखिए, प्रकृति में ऐसा नहीं था कि न्यूटन के और गैलीलियो खोजने से पहले कोई वस्तु गति नहीं करती थी या उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती थी, सारी चीज़ें स्थिर थी या सारी चीज़ें लगातार गति में बनी हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एक व्यवस्थित अवधारणा जो प्रस्तुत किया या उस कार्य के पीछे कारण क्या था उसके बारे में बताया इन्होंने और वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध किया। जैसा कि तार्किक दृष्टि से जब तक हम किसी चीज़ को सिद्ध नहीं करते, आज माना जाता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप किसी चीज़ को तार्किक दृष्टि से, या कोई व्यक्ति ही होता है, अगर वो तार्किक दृष्टि से किसी चीज़ को सिद्ध कर देता है तो आप उसे काफ़ी समझदार मानते हैं, काफ़ी अहम मानते हैं कि ये व्यक्ति समझदार है, अहम है। उसी तरह से प्रकृति में सारी चीज़ें पहले से हो रही थी, मौजूद थी। न्यूटन और गैलीलियो ने क्या किया, उसको व्यवस्थित कर दिया और तार्किक दृष्टि से सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से ये न्यूटन का गति का नियम आपके सामने आता है। आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम था, 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को उन्होंने तीन जो है नियमों के रूप में बताया, जिन न्यूटन की गति के विषयक नियम कहे जाते हैं। प्रथम गति का नियम इनका जो है, गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। अब ये जड़त्व क्या है, प्रथम नियम क्या है, यह हम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और चित्रों के माध्यम से भी। यदि कोई वस्तु, देखिए सबसे पहले हम थोड़ी सी तस्वीर इसकी देख लेते हैं एक, तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और ये आप दैनिक जीवन में भी करते हैं और इससे 2-4 होते रहते हैं प्रतिदिन। जैसे देखिए, यहाँ पे एक फुटबॉल पड़ी हुई है, एक प्लेयर है यहाँ पे। मैंने GIF इमेज इसको सेलेक्ट किया था, बट ये इमेज चल नहीं रही, पता नहीं क्यों। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए प्लेयर है, ये बॉल यहाँ पड़ी हुई है। तो अगर इस बॉल को हमें यहाँ पहुँचाना है, सपोज करिए कि यहाँ पे नेट लगा हुआ है, हमें गोल करना है। तो अगर हमें गोल करना है तो ये प्लेयर यहाँ अगर है, तो जब तक यह प्लेयर इस बॉल पर बल नहीं लगाएगा, जब तक इसे हिट नहीं करेगा, तब तक ये बॉल यहाँ नहीं पहुंचेगी, तब तक ये नेट में नहीं पहुंचेगी, तब तक ये गोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये बॉल यहाँ पे इस तरह पड़ी हुई है। अब उसके बाद एक और पिक इसकी देख लीजिए। फिलहाल केवल आप इस उदाहरण को भी समझ लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल देंगे, वो अलग चीज़ों का है, नरसिया का है, उसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि कोई वस्तु, ये बॉल थी, ये स्थिर पड़ी हुई है और जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तब तक ये गति में नहीं आ सकती। ठीक है, उसके बाद भी इनका नियम अब क्या कह रहा है, इनका नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसा कि आपने देखा फुटबॉलर के पास एक बॉल पड़ी हुई थी और उस बॉल को, वो विरामावस्था में बॉल थी, तो ये कह रहे हैं कि विरामावस्था में, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। तो मतलब वो बॉल रखी है अगर, तो वो वहीं ही रखी रहेगी। ठीक है, वो बॉल गति नहीं करने वाली है स्वयं से, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता। आपके टेबल पर कप पड़ा हुआ है, वह कप, जब कि आपको मान लीजिए कि आप अपने रूम में चाय पी के कप रखे हुए हैं और उस कप को किचन में पहुंचाना है, तो जब तक आप उस पर कोई बल अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि आप हाथ से उसे उठाएंगे नहीं, तब तक वो कप वहीं पड़ा रहेगा। या फिर जैसे बॉल का सबसे अच्छा उदाहरण है, वह बॉल तब तक नेट में नहीं जाएगी जब तक फुटबॉलर उसको पैर से हिट नहीं करेगा, वो लगातार स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, विरामावस्था में बनी रहेगी। ये नियम इनका कह रहा है। या दूसरी शर्त क्या है इसमें, यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी। अब देखिए, इसी बॉल के उदाहरण से ही हम एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी और अगर वो चल दी
तो लगातार वो चलती ही रहेगी उसी अवस्था में, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, हमने मान लीजिए कि कोई चीज़ रखी, उसको धक्का दिया, थोड़ी देर चल के रुक जाती है। तो जब ये बॉल इस तरफ गति करती है तो इसके सतह से जहां ये स्पर्श कर रही है जमीन को, यहां एक घर्षण बल काम करता है विपरीत दिशा में, जो इसे रोकता है। इस वजह से वो निरंतर नहीं चलती रहेगी। लेकिन आदर्श दशा में यदि इस पर किसी प्रकार का बल कार्य न करे इसे रोकने के लिए, यहां घर्षण बल भी न काम करे, तो यह निरंतर चलती ही रहेगी। अगर वह गति अवस्था में आ गई तो गति अवस्था में ही निरंतर बनी रहेगी। यहां तक आप समझ गए होंगे, जब तक उस पर कोई बल न लगे। अब क्या कह रहे हैं, जब आगे वही बात है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जैसा कि फुटबॉल पड़ी हुई है, जब तक फुटबॉलर उस पर बाह्य बल अपने पैरों से किक नहीं मारेगा तब तक वह बॉल अपनी विरामावस्था को बदलेगी नहीं, तब तक वह अपनी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। और अगर कोई चीज गति में आ गई है, अगर वह गति कर रही है निरंतर, तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तब तक वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। यानी कि अगर विरामावस्था में है तो गति अवस्था में नहीं जाएगी, गति अवस्था में है तो विरामावस्था में नहीं आएगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। जैसे एक चलती हुई कार है, अगर आपको रोकना है, आप बैठे हैं कार में, अब आप मन से सोचते रहिए कि बस कार रुक जा। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आई नहीं है, क्या पता फ्यूचर में आ भी जाए कि आप बस सोच लीजिए रुक जाए, लेकिन एक तरह से यह भी बल हुआ और उसमें जो यांत्रिक स्थिति बदलेगी, जो उसमें यांत्रिक परिवर्तन होंगे आपके सोचने से ही होंगे। तो उस कार को रोकने के लिए उस कार के व्हील्स पर, पहियों पर बल कार्य करेगा, एक ब्रेक के रूप में बल कार्य करेगा, उसे रोक देगा और उसकी गतिक अवस्था को विरामावस्था में बदल देगा। उसी तरह से कोई कार खड़ी, अगर हमें चलाना है, अगर वह कार सही हालत में है तो आपने जो है उसका ऑन किया, स्विच चलाया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने इंजन ऑन किया और एक्सीलरेटर दिया है आपने, एक्सीलरेटर देने के बाद गति में आ जाएगी। एक्सीलरेटर क्या हुआ, उसको बल लगा उस पे, और उस बल की वजह से विरामावस्था से गतिक अवस्था में आ गई कार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एक और इसी से जुड़ा हुआ नियम है, प्रथम नियम के से ही जुड़ा हुआ है जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम क्या है, कह रहा है किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हेतु एक बल का होना आवश्यक है। अब जड़त्व क्या है ये देख लीजिए। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है। अब अगर बॉल रखी हुई है, वहां वो हिल डुल नहीं रही है, तो इसका अर्थ है जड़त्व की अवस्था में है, वो रुकी हुई है, वो उसकी जड़त्व की अवस्था है, ठीक है। और अगर कोई गति भी कर रही है तो गति भी करे, वो भी उसकी जड़त्व की अवस्था है, जो भी उसकी स्थिति बनी हुई है, नियत स्थिति है, ठीक है, बल की अनुपस्थिति में, यानी कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा है, तो जो उसकी अवस्था, चाहे वो गतिक अवस्था है चाहे वो विरामावस्था है, वो जड़त्व की अवस्था है। अतः परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है, परिवर्तन का प्रतिरोध। अब मान लीजिए कोई बॉल रखी हुई थी, उसी का उदाहरण हम देते हैं, और बॉल रखी हुई है, आप उसे मारना चाहते हैं, तो आपने एक उंगली से छुआ, फुटबॉल है, थोड़ा हैवी होती है, फुटबॉल है, आपने उसे उंगली से टच किया, एक अपनी जो है उंगली से धीरे से टच किया, जैसे कैरम को मारते हैं, कैरम की जो गोटी होती है उसको टच करते हैं। तो अब उससे क्या हुआ, उससे वो बॉल कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन आपको उसके भारीपन का एहसास होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है, ठीक है। और आप एक उंगली से हो सकता है धीरे से टच करें तो भागे भी ना। क्यों नहीं भागेगी? क्योंकि उस वस्तु का जितना भार है उसी के अनुपात में आपको बल लगाना पड़ेगा, उसमें जितनी आप आवश्यक गति चाहते हैं। तो अब वो जो आवश्यक गति है वो उसी के अनुपात में लगेगी जिस अनुपात में उसमें जड़त्व है। जड़त्व की माप द्रव्यमान है, अर्थात भारी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की वस्तु का जड़त्व कम होगा। अब यहां उदाहरण के लिए देखिए, एक और यहां पिक आपका है,
हाँ, इसी को देख लीजिए। देखिए, अब ये सीकिया पहलवान है, यहाँ पे इनको देखिए, ये सीकिया पहलवान है और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसको जो है गति की अवस्था में लाना है, तो इन्होंने क्या किया कि ये अच्छी इमेज थी, एनिमेशन में थी, लेकिन ये चल नहीं पा रही। इन्होंने हेलमेट पहना और जोर से दौड़ के हाथी को मारा, और हाथी को मारा और यहीं ये जो है ढेर हो गए, पलट गए। हाथी जैसे की तैसे खड़ी रही, उसको इन पे दया आने लगी। अब हाथी को इन्होंने मारा तो हाथी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका जो प्रतिरोध था, उसका जो जड़त्व है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा, उसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अब परिस्थिति बदल देते हैं। अब ये सीकिया पहलवान है मान लीजिए यहां, अब स्थिति हम थोड़ा सा उलट देते हैं। वही चीज, अब सीकिया पहलवान है, इन्होंने कहा मुझे मारो, और हाथी को, सीकिया पहलवान को ढेर करने में कितना लगेगा समय या कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा? हाथी को बहुत मेहनत नहीं करना और सीकिया पहलवान ढेर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो जड़त्व है, हाथी द्वारा लगाया गया बल जो है उससे बहुत कम है, बहुत कम है इनका जड़त्व। इनका जो प्रतिरोध होगा, इनके खड़े रहने को बहुत ही न्यून होगा। ठीक है, जैसे देखिए कुछ लोग बहुत पतले होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, जब मजाक में लिया जाता है उनका, कि आंधी तूफान चले तो पेड़ पकड़ के खड़े हो जाइए, नहीं तो उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका जड़त्व बहुत कम होगा, उनके प्रतिरोध की जो क्षमता होगी, उनका जो प्रतिरोध होगा बहुत कम होगा। लेकिन एक हाथी अच्छा खासा मोटा आदमी हो तो चले हवा, भला उसे उड़ा के दिखाए। ठीक है, तो उनका प्रतिरोध जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये हुआ जड़त्व का नियम। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए दैनिक जीवन में इनका प्रयोग। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिजिक्स में जो भी आपसे पूछा जाता है वह दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले फिजिक्स के नियमों से ही प्रश्न बनते हैं, और इतना ही बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए, एक सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। साइंटिस्ट चाहिए होता तो वो इसरो को जरूरत है, डीआरडीओ की जरूरत है, यहाँ नहीं। अब दैनिक जीवन में प्रयोग देखते हैं क्या है। चलती हुई ट्रेन या बस से उतरते हुए थोड़ी दूर उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ हम खाली पेज है थोड़ा सा, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बस है, अब बस है और इस दिशा में वो गतिमान है, आप उतरना चाहे। ठीक है, आप उतर रहे हैं और उतरे, आपको जाना था इधर, बस थोड़ा आगे चलेगी तो आप दौड़ के इधर जाना चाह रहे थे और बस आगे जा रही है, आप वहीं निपट जाएंगे, आप वहीं पलट जाएंगे। उसके बाद उसके अलावा क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उतरते ही इसी दिशा में दौड़ना शुरू करेंगे, थोड़ी देर दौड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी दिशा में मुड़ जाएंगे, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि इसमें क्या कहा गया है, पहला नियम समझने की कोशिश करिए। आप कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी और यदि समान गति सीधी रेखा में चले तो वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी गति में परिवर्तन। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आप बस में चल रहे हैं, बस इस दिशा में चल रही, आप भी चल रहे हैं, तो आपका पूरा शरीर इस समय इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में गतिमान है, इसी डायरेक्शन में गतिशील है। और आप उतर गए अगर, तो आपका जो पैर है, जो आपका निचला हिस्सा है, वो इस सतह के टच में आया, इस सरफेस के संपर्क में आ गया, और यह सरफेस क्या है, यह सरफेस स्थिर है, यह सरफेस गतिमान नहीं है। तो जैसे ही आपके नीचे का हिस्सा, जब पैर का हिस्सा इस सतह को संपर्क करेगा, वो भी स्थिर हो जाएगा। जबकि अभी आपका शरीर पूरी तरह गतिशील अवस्था में था, इस तरफ गतिशील अवस्था में था, और इस तरफ गतिशील अवस्था में था, और आप उतरे और प्लेटफॉर्म के संपर्क में आपका शरीर है, वो स्थिर हो गया। जब वो स्थिर हो गया तो आप तुरंत रपट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर का हिस्सा जो है शरीर का, वो बस के साथ चल रहा है। नीचे का हिस्सा स्थिर हो गया, आपके ऊपर का हिस्सा बस के साथ चल रहा है। हो सकता है आप न समझ पाए हो, तो एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक दूसरे उदाहरण के साथ। जैसे आप बस में बैठे हैं, आप बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक चल दी, तो आपका जो नीचे का हिस्सा है शरीर का, कमर के नीचे का हिस्सा उस सीट के साथ संपर्क में है, बस के नीचे के हिस्से के साथ संपर्क में है। लेकिन जो कमर के ऊपर का हिस्सा है आपके, मान लीजिए कि आपका शरीर है और ये दो धड़ा है आपके शरीर का, कमर के नीचे का हिस्सा, कमर के ऊपर का हिस्सा, तो
कमर के नीचे का हिस्सा बस के संपर्क में है और बस चली तो आपके नीचे का हिस्सा आगे बढ़ गया अचानक से, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है आपके, वो बस के साथ संपर्क में नहीं, इतनी जल्दी नहीं आ पाया, तो क्या होगा कि आप पीछे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि नीचे का जो आपका शरीर बस के साथ चल दिया और ऊपर का हिस्सा स्थिर था भी, तो नीचे की जो आप पूरे स्थिर बैठे थे, नीचे की अवस्था में तुरंत परिवर्तन आया, लेकिन ऊपर की अवस्था स्थिर थी, वो तुरंत आप पीछे की तरफ झुक जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आप संतुलन बनाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, आपकी कमर अकड़ जाएगी, आपकी गर्दन टूट जाएगी। एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ एक पिक और मैंने ऐड किया था, अगर ये चलता तो GIF था इमेज का, बहुत शानदार इसका बना हुआ था। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये बस है, ट्रक है, एक जा रहा है, सामने एक पहाड़ था, तो इस पहाड़ के थोड़ा कलर चेंज करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरे की जरूरत है कलर की। यहाँ एक सामने मान लीजिए अवरोध आ गया, पहाड़ आ गया, कुछ भी आ गया, ये बस टकराई इससे, तो जब बस टकराई तो ये विरामा अवस्था में आ गई, बस का ये हिस्सा आगे का जो इससे टकराया, संपर्क में आया, लेकिन पीछे का हिस्सा क्या था, ये अभी भी गतिशील था। ठीक है, ये इस दिशा में गतिशील था, तो इस पर जो सींकिया पहलवान बैठे हैं, ये पलट के यहाँ आके गिरेंगे। ठीक है, सीधे यहाँ के आ गिरे, नहीं यहाँ गिरे, यहाँ आके गिरेंगे। ठीक है, और एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे बस में कोई बैठा व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई कार चला रहा है, एक व्यक्ति कार चला रहा है, तो कार में सीट बेल्ट होता है, कार में सीट बेल्ट लगी होती है। सामने मान लीजिए कि आपका फ्रंट का मिरर हो गया, यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, कार चला रहा है, तो सीट बेल्ट लगी होती है। सीट बेल्ट क्यों लगी होती है, कार को जैसे ही मान लीजिए कि आपने इमरजेंसी ब्रेक मार दिया या कार ने हिट कर दिया सामने किसी ट्रक को, दीवार को, किसी को, तो जब आप ब्रेक मारेंगे अचानक, तो जो नीचे का हिस्सा है जो कार के संपर्क में है डायरेक्ट, वो हिस्सा गाड़ी के साथ ही स्थिर हो जाएगा, लेकिन जो कमर के ऊपर का हिस्सा है आपके, वो आगे की ओर गतिशील ही रहेगा। तो क्या होगा, अगर आप सीट बेल्ट बांधे हैं तब तो आपकी सुरक्षा होगी, और अगर ऐसा एक्सीडेंट होता तो मामूली जर्क आएगा, लेकिन अगर आप नहीं मारे हैं तो आप शीशा तोड़ के सीधे जो है सामने जाके टकरा जाएंगे, और ये भयंकर एक्सीडेंट होता है। यह प्रथम जड़त्व का इनका नियम है। उसके अलावा एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ये सड़क है, गाड़ी जब चलती है तो क्या होता है, सामान्यतः जैसे जब कोई मोड़ आता है, ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी हो गई, ये जा रही, तो जैसे ही ये गाड़ी यहां मोड़ पे आएगी, तो मोड़ पे जब गाड़ी इधर घूमने वाली होगी तो आपका शरीर विपरीत दिशा में इधर जाएगा। ठीक, आप विपरीत दिशा में झुकेंगे। मान लीजिए कि अंकल खड़े हैं, तो ये विपरीत दिशा, अगर गाड़ी उधर झुकी, उधर मुड़ा, तो ये विपरीत दिशा में झुक जाएंगे। आप भी कभी देखे होंगे, गाड़ी जब मोड़ पे घूमती है तो आप विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके शरीर का जो निचला हिस्सा है वो तो गाड़ी के साथ मुड़ गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा आपका उसी दिशा में बना रहा। अब जैसे मान लीजिए कि यहां अगर ये गाड़ी इधर घूम रही है, ठीक है, मोड़ से, तो आपका शरीर इस तरफ बना रहेगा, सामने की तरफ गतिशील है। ठीक है, तो नीचे का हिस्सा तो जल्दी से घूम जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा इधर रह जाएगा सीधा, तो आप इस तरह थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं और इस शरीर संतुलन बना लेता है। तो ये रहा आपका जड़त्व का नियम का कुछ उदाहरण। अब अगला देखते हैं संवेग, मोमेंटम। तो इसका क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान, मास, और वेग, वेलोसिटी, इसके गुणनफल को उसका संवेग कहेंगे। ये सदिश राशि है, क्योंकि वेग का जो वेग होती है वो सदिश राशि है, इसलिए उसका इसमें जो है वो लगेगा, सदिश राशि हो जाएगी। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरह संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ एक चीज देखने में आ रहा है अलग चीज, यदि दो वस्तुओं का वेग समान है तो भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक हल्की वस्तु आपसे आके टकराई, मान लीजिए कि आपके साथ एक कोई फूल तोड़ के मार दे आपको, ठीक है, और एक आपको पूरे गमला सहित मार दे, तो दोनों का जो है अलग अलग संवेग होगा। तो गमले का संवेग ज्यादा होगा, हो सकता है उससे आपका सर फूट जाए, लेकिन फूल से हो सकता है कि आपके साथ अच्छे संबंध उसके हों, इसलिए फूल मारा। ठीक है, परंतु दो भारी समान वस्तुओं में जिसका वेग अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। तो ये हमारा वेग यहाँ संवेग समाप्त होता है। और न्यूटन का
ये प्रथम नियम भी समाप्त होता है। जड़त्व तो आपने देख लिया और कैसे वो काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने समझाने की कोशिश की यहाँ पर। तो ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। कल आपको द्वितीय नियम, तृतीय नियम ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे।